चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। बांकरोटा थाने में आखिरकार कल देर रात को केस दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारी इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हत्या और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। SCP बगरू अनिल शर्मा को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। न्यायिक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सुभाष मेहरा की बहन आरती मेहरा और संगीता ने थाने में रिपोर्ट दी। न्यायिक अधिकारी पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की जांच होगी। 9 नवंबर की रात को सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत हुई थी और इस मामले को लेकर के प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले में केस दर्ज किया जाए, इस मौत का खुलासा किया जाए। हालांकि पुलिस ने अब तक की अपनी जांच में इसे सुसाइड करार दिया था, लेकिन परिजन और प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारियों की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। कृष्णचंद चलाना के घर में यह मौत हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा राजधानी जयपुर से फोन लाइन पर। राकेश, आखिरकार न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन में जो मांग थी वो कहीं न कहीं अब उनकी मांग पूरी होते हुए नजर आई है कि अभी हालांकि लड़ाई इस पूरे मामले में लंबी हो सकती है, लेकिन बहरहाल अभी जानकारी आपके पास क्या है इससे जुड़ी? बिल्कुल, देखिए 1 महीने और 2 दिन बाद जब सुभाष मेहरा की मौत हुई थी, 10 नवंबर को मौत हुई थी और 11 दिसंबर को ये FIR दर्ज करना पुलिस ने स्वीकार किया है। और इसमें न्यायिक अधिकारी SK चलाना है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा 302 IPC एक्ट 302, 342, 370, 120B के तहत FIR दर्ज की गई है और इसमें SC/ST एक्ट के खिलाफ के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी पुलिस ने एक FIR दर्ज करने में 1 महीने से ज्यादा का समय लगा दिया। अब ये निश्चित तौर पर न्यायिक कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि लगभग 24 दिन से अदालतों में कामकाज ठप पड़ा था इस FIR को दर्ज करवाने के लिए, न्याय की मांग के लिए। तो अब पुलिस ने जो आरोपी अधिकारी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जांच अब शुरू की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो पूरे प्रदेश भर में अदालतों में कामकाज ठप पड़ा था, उसके बाद अब ये पुलिस ने जो है FIR दर्ज की है और इस मामले में अब देखना यह है कि पुलिस आगे किस तरीके से जांच करती है, कि ये FIR अब कोर्ट में पेश की जाएगी, उसके बाद आगे किस तरह कार्रवाई होगी। लेकिन न्यायिक कर्मचारी क्या कह रहे हैं जो लगातार पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या अब उनको इस कार्रवाई से, FIR दर्ज होने से कुछ उम्मीद बंधी है कि निष्पक्ष जांच होगी, आरोपी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि आरोपी खुद न्यायिक अधिकारी है? बिल्कुल, देखिए सुमित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी इनका आंदोलन जारी रह सकता है, क्योंकि अब जो पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें न्यायिक अधिकारी को दोषी माना है और 302 में ये FIR दर्ज हुई है। तो अब जो यानी उसकी हत्या की गई है, तो अब उसके परिजनों को नौकरी की बात है, मुआवजे की बात है और जो 6 सूत्रीय उनकी कुल मांग है जो कि संभवतः इसी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जिन परिस्थितियों में सुभाष मेहरा की मौत हुई है या हत्या हुई है, ऐसी परिस्थितियां दोबारा न्यायिक कर्मचारियों के सामने ना आए, ऐसी व्यवस्था न्यायिक प्रशासन द्वारा की जाए, ये भी मांग जो है न्यायिक कर्मचारियों द्वारा लगातार की जा रही है। क्योंकि सुभाष मेहरा की जो बिल्कुल राकेश, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ सहयोगी विष्णु शर्मा भी हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। विष्णु, इस पूरे मामले में अब क्या न्यायिक संगठनों की ओर से, कोई कर्मचारियों के संगठनों की ओर से प्रतिक्रिया मिल पाई है, क्योंकि केस दर्ज हुआ है? संगठन की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन अब तक की जानकारी ये कि कल देर रात को आखिरकार बांकरोटा थाना इलाके में और ये जो सुभाष मेहरा की मौत का जो मामला था उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और सुभाष के 2 बहनों की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया था, परिवार दिया गया था, जिस पर जांच करते हुए अब आखिरकार बांकरोटा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिस पर हत्या करने के आरोप है और इस पूरे मामले की जांच ACP बगरू अनिल शर्मा को सौंपी गई है। अब इस पूरे मामले में बयान होंगे। बयान के अलावा आपको मैं पहले भी बता दूं कि कुछ दिन पहले ही हालांकि पुलिस ने अपने अनुसंधान में FSL रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले को खुदकुशी माना था, लेकिन जब न्यायिक कर्मचारी संगठनों का दबाव बढ़ा, जब लगातार पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन हुए, तो आखिरकार अब जाकर के पुलिस को दबाव में आना पड़ा और अब ये पूरे मामला हत्या के मुकदमे में धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ST/ST की धाराएं भी इसमें जोड़ी गई है।
इसीलिए इस केस की जांच एसीपी बगरू को सौंपी गई है। जी बिल्कुल विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ में, वापस से आपका रुख करूंगा, लेकिन घटना स्थल के जो वीडियो हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बहरहाल सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख लेते हैं। राकेश, अब तक की जो जानकारी, किन किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है? बिल्कुल, देखिए जो सबसे प्रमुख धारा है वो आईपीसी एक्ट में 302 धारा है, जिसमें हत्या, सीधे तौर पर हत्या के लिए दोषी पाया गया है जो आरोपी न्यायिक अधिकारी है उसको। इसके अलावा इसमें 342, 370 और 120 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और SC/ST एक्ट की धाराएं भी इसमें लगाई गई हैं, क्योंकि जो मृतक न्यायिक कर्मचारी था सुभाष मेहरा, वो SC/ST से संबंधित था, और जैसे आरोप न्यायिक कर्मचारी उसके परिजनों ने लगाए हैं कि उसको वहां पर प्रताड़ित किया गया था, टॉर्चर किया जा रहा था, उसको हरेस किया जा रहा था, तो उसके तहत भी पुलिस ने जो इसमें धाराएं जोड़ी हैं, और इन तमाम धाराओं के तहत जो न्यायिक अधिकारी SK चलाना है उनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। और अब ये राकेश, इसी पूरे मामले के दौरान देखिए न्याय कर्मचारियों के आक्रोश में एक बात सामने आई थी कि जो न्याय कर्मचारी हैं उनको न्यायिक अधिकारियों के घरों पर भी काम में लिया जाता है, तो अब आगे से न्याय कर्मचारी ऐसा नहीं करेंगे, ये भी एक प्रतिबद्धता सामने आई है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। विष्णु भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। घटनास्थल का एक वीडियो सामने आया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मकान में सुभाष मेहरा की लाश मिली थी और जज के मकान की छत पर बने कमरे में यह लाश बरामद हुई थी, और इसको लेकर के लगातार पिछले 1 महीने से न्याय कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। वे मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 1 महीने बाद अब जाकर के FIR दर्ज की गई है। घटनास्थल का वीडियो जहां पर सुभाष की लाश मिली थी, वो वीडियो सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर लाश को बरामद किया गया था। हालांकि सहयोगी विष्णु बता रहे थे कि पुलिस ने अपना जो अनुसंधान किया, जिसमें FSL रिपोर्ट को शामिल किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शामिल किया गया, उसके आधार पर अपनी जांच में, अब तक की जांच में पुलिस की ओर से ये माना गया है कि ये जो है एक तरह से आत्महत्या थी, ये अब तक की जांच में। लेकिन अब अगर विष्णु, ये जब FIR दर्ज हुई है, एक लंबे अंतराल के बाद FIR दर्ज हुई है, क्या ये माना जाए कि अब नए सिरे से जांच हो पाएगी और जो न्याय कर्मचारी जिसकी मौत हुई थी संदिग्ध, उनके परिजनों को न्याय मिल पाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब 9 नवंबर को सुभाष मेहरा की जज के मकान में तीसरी मंजिल पर मौत हुई और अगले रोज सुबह जब वो कमरे से बाहर नहीं आया, तब पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद एसीपी बगरू अनिल शर्मा भागवत थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और घर वालों को बुलाया गया। उसके बाद में दरवाजा तोड़ते, यानी जो वीडियो नजर आ रहा है उसमें भी यही है कि दरवाजा खोल करके और वे लोग अंदर गए, और उसके बाद जब कमरे में जाकर देखा तो सुभाष मेहरा मृत हालत में वहां पड़ा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब पुलिस ने शुरुआत में, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ नहीं था, मुकदमा दर्ज किया भी नहीं गया था, ऐसे में 174 CRPC के में मर्ग दर्ज करके इस पूरे मामले में पुलिस ने जो पोस्टमार्टम करवाया उसमें प्राथमिक अनुसंधान SHO को दिया गया था, और SHO ने अपनी अनुसंधान में FSL की रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उस पर यह माना गया कि सुभाष ने खुद पर थिनर छिड़क करके खुद को आग लगाई है और खुदकुशी की। लेकिन खुदकुशी की वजह साफ पुलिस नहीं कर सकी थी कि क्या वजह रही खुदकुशी की। ऐसे में पूरा मामला संदिग्ध था। वहीं पर जो संगीता, जो कि सुभाष मेहरा की बहन है, उन्होंने जो कल एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो परिवार दिया गया था जिसमें FIR दर्ज की गई हत्या की, उस FIR में ये आरोप लगाया गया है कि जज जो थे वो उसके जो भाई है यानी सुभाष मेहरा, जो कि न्यायिक NDPS कोर्ट में कर्मचारी थे, वो उससे बेगार लिया करते थे, वे उससे अपने घर में काम किया करवाया करते थे। FIR में सुभाष मेहरा की बहन ने यह आरोप भी लगाया कि जज की पत्नी उनसे अक्सर कहा करती थी कि तुमको ड्यूटी पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे ही रहा करो। और ऐसे यानी पिछले करीब 6 महीने से उनके भाई सुभाष मेहरा को जज के घर पर मतलब बेगार करवाने की आरोप जो है सुभाष मेहरा की बहनों ने लगाए। तो ऐसे में पूरे मामले को वापस से एक सिरे से फिर से इस पूरे मामले की जांच जो है वो एसीपी बगरू करेंगे, इसमें जज के बयान भी लिए जाएंगे और जो भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे FSL की वापस से एक बार जो टीम है वहां जाएगी। चूंकि अभी कुछ दिनों पहले एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत, जो कि एडिशनल डीसीपी वेस्ट है, वे इस घटनास्थल पर गए थे और आखिरकार पूरे मामले के अनुसंधान करने के बाद में दोबारा से अब ये मुकदमा कल दर्ज किया गया है। जी
बिल्कुल विष्णु, एक देखिए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, भले ही देरी से मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन 302, 342 आईपीसी की धारा 370 और 120 बी षड्यंत्र पूर्वक इस पूरे प्रकरण को अंजाम देना, ये गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आपने जो आपराधिक वारदातें उनको बड़ी करीबी से देखा है, कई आपराधिक वारदातें आपकी निगाहों से होते हुए गुजरी है रिपोर्टिंग के दौरान। क्या इस पूरे मामले में कहीं ये एक लंबा वक्त जो एफआईआर दर्ज करने में लगा है, उसमें कुछ तथ्य प्रभावित हो सकते हैं अन्वेषण के दौरान? देखिए, अन्वेषण के दौरान मैं आपको बताऊं कि जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची थी, और आप इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी कुछ पुलिसकर्मी है वे अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कि बहुत लोग थे, मृतक के घर वाले भी थे, उसके अलावा कुछ मीडिया के जो लोग थे वे भी वहां मौजूद थे। तो अक्सर जब ये गेट को खोला जा रहा था तो वहां पर वीडियोग्राफी भी यानी लोग अपने मोबाइल पे भी कर रहे थे, और पुलिस की ओर से जो ऑथेंटिक जो वीडियोग्राफी है वो भी करवाई गई थी। तो ऐसे में कई जो चीजें हैं जो इस वक्त इस पूरे मामले में काम करेगी आने वाले वक्त के अंदर। उसके अलावा एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट में क्या माना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अपने स्तर पर क्या माना कि मौत की खुदकुशी की वजह यानी जिसके जो मौत की वजह आ रही है कि किस तरह से मौत हुई, क्या घुटने से मौत हुई, और जो परिजनों को आरोप था कि सुभाष मेहरा के शरीर पर चाकू से घाव के निशान थे, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू के घाव के निशान आए हैं? इन सभी की फाइंडिंग और वापस से इस अनुसंधान में होगी। लेकिन चूंकि प्रदेश भर में लगातार बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था और न्यायिक कर्मचारी संगठन लगातार हत्या के मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे, ऐसे में आखिरकार जयपुर की पुलिस को करना पड़ा और ये मुकदमा अब दर्ज किया गया। अब आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा अनुसंधान में, यानी जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है उस अनुसंधान में क्या पुलिस इसे खुदकुशी मानती है या फिर इसको हत्या की धाराओं में जांच प्रमाणित मान करके जिसके खिलाफ कोर्ट में पुलिस के अधिकारियों से कोई आपकी बात हुई है? क्यों आखिरकार इतना एक लंबा वक्त लगा दिया गया परिजनों की तरफ से जब एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश इस पूरे मामले में, और पहले दिन से ही परिजन कह रहे थे कि ये संदिग्ध मौत है, हत्या है, और हत्या का उन्होंने आरोप लगाया था। प्रदेश भर के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे, कहा कि इस पर एक निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। ऐसे में क्यों पुलिस की तरफ से ये ढिलाई हुई है, देरी की गई है, ये सवाल पूछा जाएगा पुलिस से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक तरफ तो हालांकि राजस्थान में कहा जाता है कि आपकी एफआईआर आपकी जाते ही दर्ज की जाएगी, यानी जीरो हमारे यहाँ पे नो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कि भाई आपको जाएं आप और आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। कोई किसी भी फरियादी को किसी भी रूप में आपको भटकना नहीं पड़ेगा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में जज का नाम सामने आ रहा था, जज के घर में सुभाष मेहरा की मौत हुई थी, ऐसे में पुलिस भी बैकफुट पर थी। और उसके अलावा कहीं ना कहीं जो न्यायिक जो कोर्ट का चूंकि मामला होता है, तो ऐसे में ये मुकदमा दबे जुबान से यही मानने को है कि इसीलिए इसको माना नहीं जा रहा था, और लगातार इसमें एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार इसमें किया जा रहा था। आखिरकार जब वो रिपोर्ट सामने आई तब पुलिस ने अपने फाइंडिंग में ये कहा कि सुभाष मेहरा की ये मौत ना सिर्फ कोई हत्या है बल्कि ये सुसाइड है। लेकिन न्यायिक कर्मचारी संगठन थे, वो झुकने को तैयार नहीं थे, उनकी लगातार मांग थी, आरोप थे कि जुडिशरी के प्रभाव में आकर के पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है। और आनंद फानंद में जब प्रदेश में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया तो पुलिस ने दबाव में आकर के अपनी फाइंडिंग दी, अनुसंधान। बिल्कुल, अभी न्यायिक कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का इंतजार है हमें। और विष्णु, बहरहाल बहुत शुक्रिया। राकेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया है। आपको बता दें कि पहले चरण में राहुल गांधी ने 13 किलोमीटर तक का सफर तय किया। सवाई माधोपुर के पीपलवाड़ा में यात्रा का लंच ब्रेक हुआ 3:30 बजे से। इसके बाद पीपलवाड़ा से यात्रा की शुरुआत होगी दूसरे चरण की आज, और 6:30 बजे खंडार के कुस्तला पहुंचेगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा कुल 23 किलोमीटर की दूरी आज तय कर रही है, और राहुल गांधी के साथ बड़ी तादाद में महिला शक्ति आज नजर आई। चाहे वो ओसिया विधायक जो है दिव्या मदेना की बात करें, अलग अलग जगहों से बाकी महिला जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी की बात करें, और साथ ही साथ आज दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई है। प्रियंका गांधी कालबेलिया नृत्य करती हुई भी यहाँ पर दिखाई दी हैं। गुलाबो यहाँ पर थी और यात्रा का हिस्सा बनी कालबेलिया नृत्यांगना। और आपको बता दें कि बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बाकी अन्य अलग अलग सेक्टर से जुड़ी महिलाएं यहां पर आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करती हुई नजर आई। और ये बेहतरीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत जोड़ो यात्रा की, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, प्रियंका गांधी की वो तस्वीर देखिए, और कालबेलिया नृत्यांगनाओं के साथ में नृत्य करने की ये जो तस्वीरें हैं तेजी से वायरल हुई हैं, सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ पसंद की जा रही हैं। अलग अलग दो तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में आज
अलग अलग जगहों से महिला शक्ति पहुंची थी राहुल गांधी। पहले हालांकि डिसाइड किया गया था कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के राहुल गांधी के साथ सिर्फ महिलाएं चलेंगी, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, महिला और पुरुष दोनों को साथ में चलने की आज अनुमति हुई और बड़ी तादाद में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहां पर आज पहुंचती हुई नजर आई, इस यात्रा का हिस्सा बनती हुई नजर आई। और इसी दौरान एक बेहतरीन पलों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो लोक कलाकारों का मान बढ़ाया। प्रियंका गांधी लोक कलाकारों के साथ थिरकती हुई नजर आई, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी यहां पर उनके साथ रहे और साथ ही साथ मिराया की मौजूदगी भी यहां पर देखने को मिली है। तो आपको बता दें, श्रेयाना रियाज आज भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची है, महिला कार्यकर्ताओं के साथ वो मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। मैम, आज आप यहाँ आई हैं, कितनी जनसंख्या महिलाओं की यहाँ देखने को मिली, कैसा उत्साह महिलाओं में? आज नहीं, मैं 2 तारीख से इसी यात्रा से जुड़ी हुई हूँ। मैं 2 तारीख से कोटा में और लगातार आज 10 दिन हो गए मुझे इस यात्रा में शामिल होते हुए। हाँ, थोड़ी बैक स्टेज पे रहती हूँ क्योंकि मोबिलाइज करना मेरी जिम्मेदारी है और लोगों को बहुत, जैसे झालावाड़ और बारा में करीब 2,500 महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे और बूंदी में 800 से 1000 के बीच में महिला कार्यकर्ता, केवल महिला कांग्रेस की। और जो महिलाएं लगातार चल रही, मैं उनकी नहीं कह रही हूँ, आज भी करीब 5000 के करीब महिलाएं हैं, आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई है। और आपको पता है मौसम कैसा है, रात का टाइम है, परिवार को छोड़ करके 1-2 दिन के लिए आना बड़ी मुश्किल है, उसके बावजूद आए, तो इससे आप समझ सकती है उनमें जो उत्साह है, बहुत जबरदस्त उनमें उत्साह है। वो देख रहे हैं कि वाकई में ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इस तरह की यात्रा देखने को मिल रहे हैं जो कभी ना देखा गया है, शायद देखा भी नहीं जाएगा। कोई 150 दिन तक ऐसे लगातार चलेंगे नहीं और लोग जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही है, पुरुष जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी जुड़ रहे हैं। आज सम्मानीय प्रियंका जी गांधी ने जो महिला पथ यात्रा का संचालन किया, मैं झालावाड़ से जो बॉर्डर से यात्रा का प्रवेश हुआ था, वहां से अभी तक हम इस यात्रा में पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा काम संभाल रहे हैं। आज महिलाओं का जो उत्साह था वो देखने लायक था। मैं खुद पंचायत राज से हूँ, जिला प्रमुख हूँ। पंचायत में जो आज 33% का जो पंचायत में एक्ट का परिवर्तन किया, वो माननीय स्वर्गीय राजीव जी गांधी ने किया। उसी की बदौलत है कि आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में, चाहे ब्लॉक स्तर पे ले, चाहे डिस्ट्रिक्ट पे ले, चाहे राजस्थान में ले, हर जगह सरपंच, पंच, डायरेक्टर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, प्रधान आज महिलाएं हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही है और आज बहुत जन सैलाब उमड़ रहा है। पूरी राजस्थान क्षेत्र की महिलाएं आई हुई है। मैं खुद 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ। 12 से 5000 महिलाएं अभी आएगी 3 बजे से इस पॉइंट से उनकी यात्रा प्रारंभ। जी, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा महिलाओं के लिए एक अपने आप में अनूठा और अलग उमंग का विषय है, उम्मीद का विषय है। और वो लोग अपने आप में इस यात्रा से जिसका मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति को खत्म करना, तो वो सीधा सीधा महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। अब मैं कहूँगी, मैं एक सरपंच होने के नाते कहूँगी कि मैं देखती हूँ ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को कांग्रेस सरकार ने नरेगा योजना शुरू की थी। हालांकि राजस्थान सरकार ने अब शहरी नरेगा योजना शुरू किया। कांग्रेस सरकार शुरू से ही महिलाओं की पक्षधर रही है, इस बात को आप सब प्रेस वाले भी जानते हैं और महिलाएं और सभी लोग समझते हैं, सभी लोग वाकिफ हैं। लेकिन जब से केंद्र सरकार में बीजेपी गवर्नमेंट है, ना तो नरेगा की जो उनका पैसा मिलता है उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। महंगाई में तो खूब बढ़ोतरी हो गई है, पर जो उनका पेमेंट मिलता है, उनकी मजदूरी है, मेहनताना जो मिलता है, उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। तो ये उनसे सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन दिलीप चीची के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज 8वां दिन है और ऐसे में महिला शक्ति दिवस के रूप में आज यात्रा निकाली गई। सभी मंत्री विधायक यहाँ मौजूद रहे, खासतौर पर महिला मंत्री विधायक यहाँ पर रहे। ममता भूपेश मेरे साथ मौजूद है। मैम, आज यात्रा निकाली गई, कितनी महिलाएं रही, कैसा रिस्पांस रहा? देखिए, राहुल जी से मिलने के लिए राजस्थान की महिलाएं बेताब हैं, आतुर हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत महिलाओं से इंटरेक्शन किया। जो उनका ब्रेक टाइम था उस समय भी उन्होंने महिलाओं से ही बात की और राजस्थान की पृष्ठभूमि, राजस्थान में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन तमाम बातों के सकारात्मक पहलुओं को
जानने का प्रयास किया। महिलाओं के अंदर बहुत उत्साह है और आप आगे आगे देखिए राजस्थान की महिलाएं किस प्रकार से राहुल जी का स्वागत करेंगी और यात्रा में अपना हिस्सा बनने के लिए बेखताब हैं। मैं समझती हूँ कि राजस्थान की महिलाएं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हैं कि राजस्थान में से यात्रा जा रही है और हम सब लोग आज के इस 75वें साल के आज़ादी के इसमें हम एक ऐसे नेता को देख रहे हैं जो नेता संघर्ष के साथ में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है और वो संघर्ष भी सिर्फ आम जन की आवाज बन के। तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये यात्रा साबित होगी। निश्चित तौर पे न सिर्फ राजस्थान, पूरे देश के अंदर इस यात्रा का सकारात्मक रूप देखने को मिलेगा। हम लोग आपसे मिले, हम यात्रा के सहभागी हैं, हमने यात्रा में आज शामिल हुए हैं, हम आपसे मिल रहे हैं, आपसे अपनी बात कह रहे हैं और कहीं भी किसी भी भारत यात्री को, प्रदेश यात्री को आप बुला के आराम से जनसंवाद कर सकते हैं। राहुल जी ने आज भी कम से कम 50 महिलाओं से सुबह बात की, चाय पे चर्चा की, अभी दोपहर में कर रहे हैं, शाम को करेंगे। और किस प्रकार का जनसंवाद, राहुल गांधी जी जनसंवाद के लिए ही सड़कों पे उतरे हैं कि वो इस देश की संस्कृति को, इस देश की समस्याओं को, इस देश के लोगों के कल्चर को खुद आंखों से देख सके और महसूस कर सके। महिलाओं के अत्याचार की अगर मैं बात करूं तो हर जिले के अंदर हमने डिप्टी एसपी बिठाए हैं महिला अत्याचार के लिए, सिर्फ महिलाओं के थानों के अंदर हमने सब जगह अपने स्वागत कक्ष इसीलिए खोले हैं कि वहाँ पे महिला अपने आप को आराम से आके अपनी बात कह सके। हमारा वुमेन कमीशन है वो पूरी तरह से सक्रिय है, जिलों के अंदर जाते हैं और वो लोग जाके वहाँ की दिशा देख रहे हैं। महिला क्राइम पूरे देश के अंदर हो रहा है, सिर्फ अकेला राजस्थान नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है क्राइम को हम रोक सके और किसी प्रकार से राजस्थान के अंदर एक भयमुक्त वातावरण बना सके, जिसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन दिलीप चीची के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्थ ग्रुप के सीईओ और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर अरविंदर सिंह को स्किन, लेजर और कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में एशिया का ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सिंह इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड के आमंत्रण पर फिलीपींस में डॉक्टर्स और नर्सेस को स्किन, सौंदर्य और कॉस्मेटोलॉजी का प्रशिक्षण प्रदान करने गए हैं। डॉक्टर सिंह ने यहां पर कॉस्मेटिक, डर्मेटोलॉजी, मेडिकल लेजर, केमिकल पील और साथ ही साथ फेस इंजेक्शन टेक्निक्स के बारे में विस्तृत ज्ञान दिया। डॉक्टर सिंह ने काफी खुशी जाहिर की कि किसी भारतीय को इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाया गया और सम्मानित किया गया। खुशी होती है जब भारत का नाम विदेशों के अंदर जाता है और जब भारत से किसी को बुलाया जाता है विदेशों में ट्रेनिंग्स के लिए, स्पेशली ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, ट्रेनिंग ऑफ टेक्नीशियंस। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे फिलीपींस में बुलाया गया और मुझे एशिया ग्रैंड मास्टर खिताब दिया गया फॉर ट्रेनिंग इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मेटिक, डर्मेटोलॉजी एंड मेडिकल एस्थेटिक्स। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा उनको पढ़ाया मैंने, मेडिकल लेजर्स के बारे में, फेस इंजेक्शंस के बारे में। उनसे बात हुई कि किस प्रकार से हम एंटी एजिंग और यंग हम लंबे समय तक देख सकते हैं, केमिकल पील्स, ये सारी सुविधाएं जो अर्थ पर मौजूद हैं उदयपुर में और जयपुर में, उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर मुझे सम्मानित किया गया। जब आप खड़े होते हैं इस प्रकार के स्टेज पर और उस समय आपको अपना नाम अरविंदर सिंह या अर्थ ये सब याद नहीं रहता, वहाँ पर सिर्फ एक ही नाम याद आता है और वो आता है भारत। तो मुझे खुशी है कि मैं भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित कर पाया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर